देखिए कपिल जी, ये जो इलेक्शन में होता रहा अभी तक कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और कुछ हद तक धर्म को लेकर बयान दे देना, वो जनता में और जनता उसको जानती थी कि ये चुनाव का स्टेटमेंट है, चुनाव के भाषण के बात है और उस पर बुरा नहीं मानती थी, सुन के चली जाती थी और अपना वोट अपने हिसाब से देती थी। चला और वो इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट गठन के फर्स्ट दिन ही जब चर्चा हुई तो विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं कि हिंदू वो है जो हिंसक ना हो, जो नफरत ना रखता हो और जो आपको बताया जाए, हिंसा और नफरत ये एक मानव का जो भरा हुआ उसके अंदर आता है, ये रहता है और ये समय समय अनुसार ये उससे व्यक्त करता है जैसा माहौल होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंसक और नफरत को लेके और झूठ को लेके जो कहा गया, ये बीजेपी के नेता माननीय मोदी जी बोले और वो हिंदू नहीं है। इस तरीके से किसी हिंदू को ये ठहरा कह देना कि वो हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। हिंदू प्राचीन में भी अपने बचाव में हथियार उठाए, शस्त्र उठाए और हिंदू धर्म में सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। वो हिंसक न हो, वो हिंसा में विश्वास करे, लोगों को प्रति उसे संवेदनशील रहे और धर्म को माने। ये बहुत सारे हैं, उसमें सभी तरीके के धर्म को पढ़ने का और शस्त्र विद्या, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। तो हिंदू धर्म हिंसक नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो अपने बचाव में, अपने देश के बचाव में, अपने परिवार के बचाव में और अपने बचाव के लिए भी वो प्रतिक्रिया के रूप में जवाब दे सकता है, जो हिंसा जिससे हो सकती है। ऐसा नहीं कहा गया है कि हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू अपने बचाव में हर एक चीज करने के लिए उसे छूट मिली है। अब अहिंसा के नाम पे हिंदू बैठा रहे और लोग आए मारे, तो ये एक मोटिव है हिंदू को अहिंसक अहिंसक करके बिल्कुल दबा देना। और ये नैरेटिव हिंदुओं को दबा के और दूसरे को हिंसा के लिए प्रेरित करने का एक लगता है साजिश हो रही है हमारे देश में। ये अच्छी बात नहीं है। अगर हिंदू की डिफाइन ही करना है संसद में, तो हमको लगता है संसद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हिंदू के, सनातन के और उनके वेद पुराण और सब को जानने वाला हो, जिसे वो बिल्कुल स्पष्ट रूपों में हर चीज़ों का जवाब दे सके। अगर वहाँ हमारे यहाँ के जो वेद के ज्ञाता हैं, जो सनातन के ज्ञाता लोग बैठे हुए हैं धर्म में, उनके सामने अगर उनसे पूछा जाए तो वो नहीं बता सकते। ये छोटे से ज्ञान को लेके किसी को लाइसेंस दे देना, ये बहुत गलत बात है। और इस लाइसेंस के बहाने कोई और चीज करने की इरादे रखे जाएं तो ये इस अध्यादेश से आप जोड़ सकते हैं, जो कांग्रेस द्वारा ये लाया गया था कि जिस जगह कोई दंगा होगा वहाँ हिंदू ही जिम्मेदार होगा, भले एक घर क्यों ना हो। तो इस तरीके की चीज को जब एक बार लाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों में थोड़ा विरोध हुआ, वो नहीं ला पाए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये सब जगह मौजूद है। ये उस समय की कांग्रेस पार्टी ही थी जो ऐसा लाई। मैं बताना चाहूँगा कि धार्मिक हिंसा कोई नहीं फैलाता है। पार्टी अगर फैलाना चाहे तो वो फैला सकती है। रीजन क्या है कि
1984 में जो हिंदू धर्म के खिलाफ धार्मिक हिंसा हुई थी, वो किसी व्यक्तिगत किसी धर्म से प्रेरित नहीं थी, वो राजनीति से प्रेरित थी। उसकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता, उससे कोई नहीं बोलना चाहता। उसको भी बोलना चाहिए, समझना चाहिए राजनीतिक हिंसा सबसे खतरनाक है और उस हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और राजनीति में धर्म नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के भावनाओं से जुड़ा है और भावना में अगर कोई इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जिसको ये लोग देखा जाए तो पीछे 6 महीने से अक्सर बोल बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म में कुछ न कुछ धर्म के आड़ में करना चाह रहे हैं। ये गलत प्रतिक्रिया हो रही है और परंपरा चल रही। राजनीति केवल राजनीति में रखी जाए और उस पर बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के विकास के मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, गरीबी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, लेकिन देश की पुरानी अर्थव्यवस्था और सिस्टम से ये सारी चीजें नहीं खत्म होगी। रीजन क्या है कि आज हमारे यहाँ पहले वैकेंसी क्या निकलती थी, स्वीपर चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, या कहीं क्लास 3 का आदमी चाहिए, क्लास 4 का चाहिए, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी में होते थे। लेकिन उसके बाद जो 90 के दशक में ये हुआ कि जो वैकेंसियाँ सरकारी क्लास 3 और क्लास 4 की, उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। क्यों कि टेक्नोलॉजी बढ़ी और लोग काम टेक्नोलॉजी पे करने लगे और उनकी वैकेंसियों की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें भरी गई। ये 90 से लेके अभी तक चल रहा है, पुरानी गाइडलाइन में चल रहा है। इसको लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। आंकड़ा उठाएं और देखें, वैकेंसी आज की डेट में किसी भी उसमें अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो स्वीपर और सफाई के और अन्य तरीकों में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे सकते। एम्प्लॉयमेंट क्लास 3 में नहीं दे सकते, एम्प्लॉयमेंट टेक्निकल सेक्शन में दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आप वर्कर को दे सकते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर सकें। सरकार में इंडस्ट्री नहीं है कि वहाँ से कोई सामान उठाना है, मशीन उठाना है। टेक्निकल एक्टिविटी जब तक देश में ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी तो इस समय कॉर्पोरेट जगत में उनकी डिमांड नहीं होगी। इसलिए देश को ज़रूरत है अच्छी टेक्नोलॉजी के से पास हुए अच्छे नॉलेज वाले लड़के, या जो उस लायक नहीं है उनके अनुसार टेक्निकल एजुकेशन, जिसको ITI लेवल से कहा जाए, डिप्लोमा है, इन सब से उनको शिक्षित किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि वो आगे पढ़ नहीं सकते, अच्छे एजुकेशन उनके बस का नहीं है। ये एजुकेशन मुफ्त प्रोवाइड की जाए तो देश में आने वाले जो समय में कॉर्पोरेट जगत की डिमांड है, रेज हो रही है, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये कहें कि गरीबी और गरीबी से ही एम्प्लॉयमेंट बिना पढ़े लिखे हो जाए तो ये नहीं हो सकता। 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास एम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं पा सकता। तो उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी है। दूसरे क्षेत्र में जो मुद्दे इनके हैं, आज हमारे देश में एजुकेशन का मुद्दा क्या है? एजुकेशन ये है कि वो व्यवसायीकरण हो गया। उस एजुकेशन में इतना महंगाई हो गई है, लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी सैलरी और अपने जीवन के सारे जो उनके आशा रखे हुए थे उन सबको ये कहिए कि ताक पे रखते हुए, ये कहिए उनको जो है आज मन को टाल कर अपने भविष्य की इच्छाओं को उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। 10वीं 8वीं तक जाते जाते कहीं न कहीं उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे क्लास छोड़ के और वैसे घूमने लगते हैं। जो देखा जाए सभी में कि महंगाई, जैसे किसी नर्सरी क्लास और इसमें 4,000 5,000 प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी एजुकेशन
संस्थाएं हैं, 7,000 11,000 महीने का फीस है। ये कौन गरीब दे सकता है जिसकी आमदनी 10,000 14,000 है। यहाँ की मिनिमम जो उत्तर प्रदेश की मजदूरों की इनकम है 14,000 है। 14,000 में 3 बच्चों की फीस जाएगी तो करेगा क्या? इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि मिशनरी के स्कूल बढ़ते चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल घटते चले जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी घटिया होती जा रही है। उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा, कोई बहस नहीं हो रही है। इस तरीके से आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, चिकित्सा में आज इतना महंगा हो गया कि आप अपना एक दिन पेट दर्द के एडमिशन के कर लें किसी हॉस्पिटल में, लाखों का बिल बैठ जाता है। उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि कैसे हो रहा है, ये रेट कहाँ से आ रहे हैं, सरकार उस पर लिमिट नहीं लगा रही है। बहस होना चाहिए इस पे। सबको चिकित्सा, न्याय और एजुकेशन तो मिलनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। और सुरक्षा तो अलग बात है, अराजक अगर देश में बढ़ेंगे, सुरक्षा तो नहीं रहेंगे, तो अराजकों के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन इन 3 चीजों के, एजुकेशन, स्वास्थ्य और न्याय प्रक्रिया पे ध्यान देना बहुत जरूरी। लोगों को न्याय मिलने में भी बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी नए कुछ आए हैं कानून, उनमें कुछ हो सकता है, तो उसे भी देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारी संसद में जो देश के विकास से रिलेटेड काम हैं वो नहीं किए जा रहे हैं, उन पे बहस सार्थक नहीं हो रही है, आउटकम नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि जब पक्ष अपना रखती है सरकार संसद में, तो कोशिश होती है कि विपक्ष का वो संसद के बाहर चला जाए। तो चर्चा किस मुद्दे पे होगी, किस कमियों पे होगी, किस सुधार की होगी, ये कौन करेगा? जनता का चुना हुआ नेता करेगा। वो तो संसद से बाहर भाग रहे हैं हमेशा। बैठो भाई और देखो वो क्या बोल रहे हैं, उस पर चर्चा करो, उनकी एक एक बारीकी सी कमियों को उजागर करो और जनता को ये न्याय मिले कि आपने जनता के द्वारा चुनने के बाद अपोजिशन का सार्थक काम किया है। जनता में जो आपको चुने हैं उनको भी संतोष होगा, जो सत्ता में बैठे हैं उनको चुनने वालों को भी पता चलेगा कि हमारी पार्टी सत्ता में रह के क्या कर रही है। वो भी उस पर अपने विचार रखेंगे और अपने नेताओं के थ्रू वो भी चर्चा करेंगे। तो देश का विकास चर्चा से होगा, बातचीत से होगा। भागकर, आरोप लगाकर और फिर निकल जाने से देश का विकास और संसद की गरिमा नहीं बन सकती। और बात सुनने का भी साहस होना चाहिए। बिना बात सुने कोई भी बात आप रखेंगे तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब अगले की आप पूरी चीज सुनेंगे नहीं और तब तक कहेंगे क्या उत्तर में। ये सारी चीजें संसद में होनी चाहिए, क्योंकि संसद आज चलती है तो पूरे देश की जनता देखती है और वो जनता इतनी उत्साहित होकर देखती है कि आज हमारी संसद में क्या होने वाला है। लेकिन ये सब जो हो रहा है इसे देखकर हमें लगता है जनता संतुष्ट नहीं है और हमारी संसद जो है अपनी गरिमा को बनाए और जो गरिमा के जुड़े हुए हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन और प्रधानमंत्री हैं, उनको वक्तव्यों के, उनके जो भाषण हैं उनको अच्छा शांति से सुनना चाहिए और उसे बाद में चर्चा में लाना चाहिए संसद में कि ये जो हुआ है ये गलत है और इस पे ये सच्चाई है। लेकिन बीच में बोलने में ही सारा नहीं देते, ये तो बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि जनता भाषण सुन रही है उनका और आपका शोर, दोनों तो सुनाई नहीं दे रहा है जनता को। तो ये गलत परंपरा स्थापित हो रही है। जनता भी चाहती है संसद में कार्रवाई जो चले अक्षरता और सच सच उसके कानों में आए, क्या कौन बोल रहा है। शोर शराबे में पता नहीं चलता। ये बहुत जरूरी है हमारी संसद के लिए।